नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 21 अगस्त 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्यास नदी की सहायक नदी है? दोस्तों, ब्यास नदी के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि यह सिंधु की सहायक नदी है। यानी सिंधु नदी, जिसे इंडस रिवर कहा जाता है, यह पाकिस्तान में प्रवेश करती है। यहाँ से आप देख सकते हैं झेलम नदी है, और यह जाकर के और ये आप यहाँ देख सकते हैं कि बारालाचाला दर्रे से चेनाब नदी निकलती है, और इस तरह से झेलम, चेनाब, फिर यहीं रोहतांग दर्रे से रावी नदी निकलती है, ये भी चेनाब में मिल जाती है, और यहीं ब्यास कुंड से ब्यास नदी निकलती है। और दोस्तों, एक नदी है सतलज नदी, जो कि यहाँ से आती है, और इस तरह से ब्यास और सतलज का संगम होता है। यहीं से हरिके बैराज बनाया गया है। दोस्तों, इसके बाद ये सतलज जाकर के चेनाब में मिल जाती है, और चेनाब सिंधु नदी में मिल जाती है। तो ऐसे इसे याद रखेंगे। और सतलज कहाँ से निकलती है? मानसरोवर के समीप राकस ताल झील से और सिपकीला दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश करती है। तो यह इस तरह से सबसे ऊपर क्या हो गया? झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ब्यास और सतलज। और ब्यास के बारे में दोस्तों ये कहा जाता है कि यह भारत में ही रह जाती है, भारत से निकलती है और भारत में, और अन्य सभी नदियां 3 देशों में कह सकते हैं, कुछ 2 देशों में हैं। जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह झेलम हो गई, चेनाब हो गई और रावी, यह 3 भारत और पाकिस्तान में बहती हैं। इसमें जो है 2 नदियां हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, इंडस रिवर और सतलज रिवर, ये 3 देशों में बहती हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं तिब्बत, भारत और पाकिस्तान। तो ऐसे याद रखेंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही है ब्यास नदी की सहायक नदियों की। तो निम्नलिखित में से कौन ब्यास की सहायक नदियां हैं? तो यहाँ दिया गया है बाणगंगा, बनेर, बसपा, चक्की, मरुसुदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाणगंगा इसकी सहायक नदी है, दूसरे नंबर पर बनेर इसकी सहायक नदी है, और चक्की इसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, 1, 2 और 4। तो अतः उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द हिंदू में खबर आई हुई है 21 किल्ड इन हिमाचल रेन हैवोक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द रेलवे ब्रिज ओवर द चक्की रिवर, और चक्की रिवर इज द मेन ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर। तो ब्यास नदी की सहायक नदियों में आप देख सकते हैं पार्वती, स्पिन, मलाड़ा नाला शामिल है, और सोलंग, मनालसू, सुजोन, फोजल पश्चिम में सरवती धाराएं हैं। कांगड़ा में उत्तर से बिनवा, नेउल, बाणगंगा, गज, देहर और चक्की इसकी सहायक नदियां, और दक्षिण से कुनाह, मसेह, खैरन और मैन है। कुछ अन्य सहायक नदियों में जैसे हंसा, तीर्थन, बखली, जीवनी, सुकेती, पांडी, सोन और बथेर भी शामिल हैं। तो दोस्तों इसमें जो प्रमुख है बाणगंगा नदी, तो बाणगंगा नदी जो है धौलाधर श्रेणी के दक्षिणी ढलानों से उठकर यह कांगड़ा घाटी में ब्यास नदी में मिलती हैं। और इसी तरह से चक्की नदी, जहां पर ये देख सकते हैं कि यह बाढ़ आई हुई है और यहाँ पर काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई है। तो यह भी धौलाधर श्रेणी के दक्षिणी ढलानों से निकलकर यह नदी हिमाचल प्रदेश के दक्षिण पश्चिम हिस्से में बहती है, और ब्यास नदी में शामिल होने से पहले पंजाब में प्रवेश करती है। और दोस्तों बनेर नदी भी, यह भी जाकर के कांगड़ा घाटी के पास यह दक्षिण पश्चिम में बहती है, और यह भी धौलाधर श्रेणी के दक्षिण ढलानों से निकलती है। और भी कई हैं इसकी सहायक नदियां, जैसे हरला है, गज है, मनुनी है, पार्वती है। पार्वती कुल्लू जिले में मुख्य हिमालय श्रृंखला की तलहटी से निकलती है, और यह कुल्लू घाटी में शमसी नदी में मिलती है। इस तरह से लूनी नदी भी यह कांगड़ा घाटी में धौलाधर की दक्षिणी ढलानों से निकलती है, और कांगड़ा घाटी के मध्य भाग में नदी से मिलती है। तो यह प्रमुख सहायक नदियां थीं। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रमुख प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 336 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। दूसरा कथन है 2003 के 28वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को 2 अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया गया था। और तीसरा है इस आयोग में 1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा से गलत हैं। तो यहाँ पर पहला कथन क्या दिया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 336, यहीं पर यह गलत हो जाता है, यह अनुच्छेद 338 है। ये ध्यान रखेंगे, एक संवैधानिक निकाय है जो कि अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा करता है। दोस्तों फिर दूसरा कथन है 2003 के 88वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संयुक्त राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग को दो अलग अलग निकायों में विभाजित कर दिया गया। यह भी कथन असत्य हो जाता है क्योंकि यह 88वां नहीं था, 89वां संविधान संशोधन था और 2004 से यह प्रभाव में आया था। तो दो अलग अलग अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग में यह बदल दिया गया, यानी अनुच्छेद 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया। यह ध्यान रखेंगे। और इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 अन्य सदस्य होते हैं। यह भी कथन गलत है, यानी 3 अन्य सदस्य होते हैं। तो इस तरह से 1, 2, 3 तीनों गलत हैं। दोस्तों इससे संबंधित द हिंदू में खबर आई हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल 338 इसी से संबंधित है, आयोग से संबंधित। शुरू में एक ऑफिसर होता था, बाद में इसमें संशोधन हुआ, 65वां संविधान संशोधन हुआ 1990 में। फिर जो है यह बना दिया गया, इसमें 5 सदस्यीय, और 2003 में 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 65वां संविधान संशोधन 1990 में और 89वां संविधान संशोधन 2003 में, जो कि 2004 में 2 अलग अलग आयोगों में बन गया। यानी अनुच्छेद 338 ए अगर पूछा जाए तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना था, ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। यूरोपीय संघ का वर्धित निगरानी ढांचा निम्नलिखित में से किस देश पर अधिरोपित किया गया था? तो दोस्तों यह जो है यूनान होगा, यानी ग्रीस आंसर होगा, यह ध्यान रखेंगे। उत्तर इसका ए होगा। इससे संबंधित द हिंदू में आई हुई खबर है, ग्रीस ईयू स्क्रूटनी एग्जिट एंड्स 12 ईयर ऑफ पेन। वहां के पीएम का यह कहना है, प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस ने यह कहा है। तो ग्रीस के यूरोपीय संघ के तथाकथित उन्नत निगरानी ढांचे से अपनी अर्थव्यवस्था के लिए बाहर निकलने से 12 साल का जो समस्या थी वह समाप्त हो गई और देश की नीति निर्माण में अब उसे अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। दोस्तों यह कर्ज में डूबा हुआ था यह ग्रीस देश। ग्रीस के आर्थिक प्रदर्शन और नीतियों की 2018 से रूपरेखा के तहत बारीकी से निगरानी कर रहा था ग्रीस, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 2010 और 15 के बीच यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 3 अंतर्राष्ट्रीय कर्ज 260 बिलियन यूरो से अधिक के तहत किए गए सुधारों के लिए लागू किया गया था। तो इस तरह से अब यह इससे निकल गया है, यह ध्यान रखेंगे। द हिंदू में आई हुई खबर है। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कहते हैं, इसका अध्यक्ष केवल वही व्यक्ति होना चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। दोस्तों यहाँ पर वही बात आ गई ना, केवल, क्योंकि यहाँ पर वही व्यक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश रहा हो, तो वो भी बन सकता है। तो यहाँ पर यही सी वजह से यह कथन असत्य हो जाता है। दोस्तों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य 5 साल या 70 साल की उम्र जो भी पहले हो तक पद पर बने रहेंगे। तो दोस्तों यह भी कथन गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी 2019 में इसमें संशोधन किया गया। तो इस तरह से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष कर दिया गया। 3 वर्ष या वे 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों कथन गलत है, अतः आंसर सी होगा। इससे संबंधित इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है, इसे जरूर देखेंगे। और राष्ट्रीय मानवाधिकार के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 6 सदस्यीय समिति, जिसमें प्रधानमंत्री सहित लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता तथा केंद्रीय गृह मंत्री शामिल होते हैं। इनकी
सिफारिश के आधार पर यह किया जाता है। और दोस्तों ये ध्यान रखेंगे 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो तब तक पद धारण कर सकते हैं। और भारत का मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो वह अध्यक्ष होता है। ये ध्यान रखेंगे, न्यायाधीश भी और मुख्य न्यायाधीश भी रहा हो वो बन सकता है। ये ध्यान रखेंगे 2006 में भी संशोधन किया गया था और 2019 में संशोधन कर ये जो 5 वर्ष था इसको घटा के 3 वर्ष कर दिया गया। दोस्तों अब बढ़ते हैं 2022 में आया हुआ प्रश्न है, यदि वर्षा वन और उष्णकटिबंधीय वन पृथ्वी के फेफड़े हैं तो निश्चित ही आर्द्रभूमियां इसके गुर्दे की तरह काम करती हैं। तो निम्नलिखित में से आर्द्रभूमियों का कौन सा एक कार्य उपरोक्त कथन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? आर्द्रभूमियों के जल चक्र में सतही अपवाह और मृदा अंतःश्रवण और वाष्पन शामिल होते हैं। शैवाल में वह पोषक आधार बनता है जिस पर मत्स्य, परुषकवकी जिसे क्रस्टेशियाई कहते हैं, मृदुकवची, मोलस्क, पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी फलते फूलते हैं। तीसरा है आर्द्रभूमियां अवसाद संतुलन और मृदा स्थिरीकरण को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और चौथा है जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेती हैं। तो यहाँ पर सबसे सटीक जो दे रहा है, प्रतिबिंबित कर रहा है आर्द्रभूमियों को, वह है आंसर इसका डी होगा, क्योंकि जलीय पादप भारी धातुओं और पोषकों के आधिक्य को यह अवशोषित कर लेती हैं आर्द्रभूमियां। यही कारण है कि यह गुर्दे की तरह काम करती हैं। क्योंकि आर्द्रभूमि दलदल, फेन, पीटलैंड या पानी के क्षेत्र हैं, चाहे प्राकृतिक या कृत्रिम, स्थायी और अस्थायी, पानी के साथ जो स्थिर वह बह रहा है, ताजा, खारा या नमक, जिसमें समुद्री पानी की गहराई भी शामिल है, जो कम ज्वार या 6 मीटर से अधिक ना हो के रूप में परिभाषित किया गया है। और इन क्षेत्रों में मिट्टी जल से ढकी होती है या पूरे वर्ष या तो मिट्टी की सतह या उसके पास मौजूद रहती है, या वर्ष के दौरान अलग अलग समय के लिए बढ़ते मौसम के दौरान भी मौजूद रहती है। आर्द्रभूमि प्राकृतिक और मानव निर्मित मीठे पानी या खारे पानी कई पारिस्थितिक सेवाएं प्रदान करते हैं। आर्द्रभूमि अनिवार्य रूप से परिदृश्य के गुर्दे के रूप में कार्य करती हैं, तलछट को छानती हैं और उसको जो है अवशोषित करती हैं, और यह पौधों के पोषक तत्वों का उपयोग बढ़ाने के लिए करती हैं और पूरे पारिस्थितिक तंत्र का समर्थन करती हैं। आर्द्रभूमि का महत्व यह है कि यह मिट्टी के अवसादन और संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। पानी, कार्बन और पोषक चक्रों में भी यह सहायक होती है। वे पानी को छानकर साफ और स्टोर करते हैं और इस प्रकार अन्य पारिस्थितिक तंत्र के लिए गुर्दे के रूप में यह कार्य करते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों फैक्ट ऑफ द डे में NAFIS, जिसे कहेंगे नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, NAFIS। तो ये है क्या, इसके यह जो है तो ध्यान रखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री 17 अगस्त को नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय प्रतिभूति रणनीति सम्मेलन 2022 में राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली जिसे NAFIS कहते हैं इसका उद्घाटन किया। दोस्तों इस साल अप्रैल में मध्य प्रदेश NAFIS के माध्यम से एक मृत व्यक्ति की पहचान करने वाला देश का पहला राज्य बना। दोस्तों नई दिल्ली में केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो में NCRB द्वारा परिकल्पित और प्रबंधित राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली परियोजना अपराध और आपराधिक संबंधित उंगलियों के निशान को एक देशव्यापी खोज योग्य यह डेटाबेस है। वेब आधारित एप्लीकेशन सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के फिंगरप्रिंट डेटा को समेकित करके केंद्रीय सूचना भंडार के रूप में यह कार्य करता है। NCRB की 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को 24/7 आधार पर वास्तविक समय में डेटाबेस में डेटा अपलोड, ट्रेस और पुनर्प्राप्ति करने में यह सक्षम होता है। तो NAFIS क्या है? तो यह एक अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति को एक अद्वितीय 10 अंकीय राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर प्रदान करता है। दोस्तों क्या यह पहली बार है इस तरह की स्वचालन परियोजना का प्रयास किया जा रहा है? तो 1986 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों पर केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो ने 1992 में भारत की पहली स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली के माध्यम से मौजूदा मैनुअल रिकॉर्ड को डिजिटाइज करके फिंगरप्रिंट डेटाबेस को स्वचालित करना शुरू किया, जिसे फिंगरप्रिंट विश्लेषण और आपराधिक ट्रेसिंग सिस्टम कहा जाता है। भारत कब से अपराध से लड़ने वाले उपकरण के रूप में फिंगरप्रिंट पर निर्भर है? तो इसकी पहचान एक प्रणाली कह सकते हैं औपनिवेशिक भारत में ही उभरी हुई थी।
ये आज से नहीं है। सबसे पहले इसका प्रयोग ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों द्वारा आपराधिक उद्देश्यों के बजाय प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। और भारत में अपराध से लड़ने में फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग कैसे विकसित हुआ, तो प्रत्येक व्यक्ति की उंगलियों के निशान की विशेषता पहली बार 1788 में जर्मन एनाटॉमिस्ट जोहान मेयर द्वारा यूरोप में प्रस्तावित की गई थी और स्कॉटिश डॉक्टर हेनरी फॉल्स द्वारा विस्तृत अध्ययन के माध्यम से इसकी पुष्टि की गई कि हर्शल ने बंगाल में पहचान के साधन के रूप में फिंगर प्रिंटिंग को लागू करना शुरू कर दिया था। यानी सबसे पहले एक तरह से देखा जाए भारत में तो फिंगर प्रिंटिंग बंगाल से शुरू हुई थी। दोस्तों 1880 के दशक के उत्तरार्ध से ही बंगाल के हुगली जिले के मुख्य प्रशासक विलियम हर्शल ने धोखाधड़ी और जालसाजी को कम करने के लिए फिंगर प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया था। तो इस तरह से दोस्तों यह ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली क्या है, इसे महत्वपूर्ण है यह। अब इसी के साथ ही आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा और यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।